आज बिग स्टॉक्स की कड़ी में कौन कौन से? 3 स्टॉक्स ले रहा हूँ आज बिग स्टॉक्स में। सबसे पहला है DLF। मेरा ये मानना है कि आज DLF में अच्छी तेज़ी होगी 2 कारणों से। एक तो दिल्ली के एग्जिट पोल्स का असर, भले ही आप बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी के साथ ना देखें उन्हें, लेकिन कुछ लोग तो देखेंगे उसका असर। और CLSA ने एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली, कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उन्होंने 975 के टारगेट दिए हैं DLF, और DLF काफ़ी करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, तो रिस्क रिवॉर्ड मुझे लगता है कि यहाँ पर फेवर में है। तो ये मेरा पहला आज का बिग स्टॉक होगा। मेरा दूसरा आज का बिग स्टॉक होगा जोमैटो। जोमैटो को मैं ग्रीन ले रहा हूँ और उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। कल ऊपर खुला, उसके बाद नीचे स्टॉक कोलैप्स हुआ। स्विगी के नंबर्स ख़राब है, स्विगी का लॉस बढ़ा है, EBITDA लॉस बढ़ा है। ये मुझे लग रहा है कि जोमैटो के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो अब उनको एक चीज़ अब रियलाइज़ होगी, हाँ ठीक है, मे बी वो जो गैप है जोमैटो स्विगी के बीच में वो डिजर्वेड गैप है, क्योंकि एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और एक का लॉस बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से नियर फ्यूचर में शायद लोग जोमैटो को प्रेफर करें वर्सेस स्विगी, और निफ्टी में शामिल होने का भी कैंडिडेट है जोमैटो। तो इसके लिए, और जोमैटो ने साइन दिखाए हैं कुछ हद तक बेस फॉर्मेशन के, तो इसके लिए मैं इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और फाइनली थोड़ा सा एक इसको मैं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ले रहा हूँ, क्योंकि पहले कई बार ये उल्टा मुंह दिखा चुका है कमिंस इंडिया। कमिंस के नंबर्स शानदार हैं, हर पैरामीटर पर नंबर्स जो हैं वो शानदार हैं। चाहे आप रेवेन्यू देखें, चाहे आप मार्जिन देखें, चाहे प्रॉफिट देखें, सारे आंकड़े उम्मीद से बेहतर हैं। उनकी जो CP/CB4 और जेनसेट ट्रांजिशन है, उसके बाद ये दूसरी तिमाही है, और सभी सेक्टर्स में अच्छी डिमांड है। तो ये एक काफ़ी अच्छा है। एक क्वार्टर के बाद, मतलब एक जो वीक क्वार्टर आया था, उसके बाद अच्छी रेवेन्यू उन्होंने दिखाए हैं। लेकिन इसमें ना एक दिक्कत है बस, एक तो गैप अप अगर हो गया तो उसका पीछा मत करिए, और दूसरा कॉन कॉल 10 बजे है, और अगर कॉन कॉल में भी अगर उन्होंने पॉजिटिव बोल दिया, वैसे तो खैर उन्होंने प्रेस रिलीज में पॉजिटिव बोला है, कॉन कॉल में भी अगर उन्होंने पॉजिटिव बोल दिया तो मुझे लग रहा है कि फिर बड़ी रैली आ सकती है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अपने हाई से 30% गिर चुका है, और वो जो बजट के बाद केपेक्स, बजट से पहले और बजट के बाद केपेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट आई थी। मुझे लग रहा है अब उसके बाद इस स्टॉक में जगह काफ़ी, देखिए इसका हाई 4000 प्लस था, अभी 2300 तक गिरा था, अब 2900 पर वापस आया। पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी कवरिंग हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल खुलता ही 6-7% ऊपर है तब तो मत चेस करिए इसको, लेकिन नीचे खुले अगर या प्रॉफिट बुकिंग आए और कॉन कॉल पॉजिटिव हो जाए तब एक इंटरेस्टिंग हो सकता है ये। ओह, रखिए रडार पे भाई साहब। DLF तो खैर बढ़िया करेगा, जोमैटो शायद किसी की दिक्कत किसी के लिए फायदा, और कमिंस नंबर्स अच्छे हैं, पर एक वर्ड ऑफ कॉशन, कॉन्फ्रेंस कॉल का इंतजार करिए जो आज सुबह शेड्यूल्ड है मार्केट खुलने के बाद, उसकी डिटेल्स पे देखना जरूरी होगा। लेकिन अपफ्रंट लग रहा है नंबर्स को देखते हुए इन ग्रीन रहेगा। ये हो गया आज के 3 बेहतरीन बिग स्टॉक्स। पैनल के पास जाऊं उससे पहले 2 चीजें। एक तो अपन के डिस्कशन में आ रहा था कल बढ़िया सा एक पॉडकास्ट, FIS की हाल में आई बिकवाली ने सभी को चौंकाया है। सब यही जानना चाहते हैं आखिर वो इतना क्यों बेच रहे हैं। इस सवाल का जवाब है ईडलवाइज के प्रेसिडेंट अजय शर्मा साहब के पास। उन्होंने हमसे बेहद दिलचस्प इंटरव्यू में कहा कि रुपए की कमजोरी और कैपिटल गेन्स टैक्स की वजह से FIS को उतने रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। ईडलवाइज के प्रेसिडेंट अजय शर्मा साहब से इस एक्सक्लूसिव बातचीत जो CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से साथ हुई थी, कहां क्या क्या कहा ये आप भी सुनिए। ये कंपैरिजन है निफ्टी और S&P का, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार S&P 500 और हमारा बाजार लास्ट 20 साल डॉलर रिटर्न, क्योंकि जो FI पैसा डाल रहा है ना डॉलर में डाल रहा है, डॉलर में लेके जाएगा। S&P की है जी। अब लाल वाली लाइन S&P की है, सफेद लाइन निफ्टी की है, एकदम बराबर रिटर्न है। निफ्टी ने किया है 10.74, हमने किया है 10, और S&P ने किया है 10.63। आप अगर अमेरिका में बैठे हैं, आपके लिए भारत एक इमर्जिंग मार्केट है। आपसे मैं अगर कहूं कि यार चलो आप यार नाइजीरिया में पैसे डाल दो, आप मुझे क्या कहेंगे? एटलीस्ट डबल रिटर्न मिलेगा तब तो मैं डबल नहीं तो 5-6 पॉइंट तो ज्यादा दो मुझे। करेक्ट। अगर बराबर है वो क्यों रिस्क ले? 20 साल। करेक्ट। ये निफ्टी के लेवल पे है। अब आप कहेंगे कि यार नहीं इतना ठीक है, वहां पर आप साइज में जितना खरीदना है खरीद सकते हैं, जितना बेचना है बेच सकते हैं, यहां नहीं कर सकते। पहली दिक्कत ये है लिक्विडिटी एंड सेम रिटर्न है। अब हमने दूसरी जो चीज करी है
कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया है, करेक्ट? बिल्कुल। मैं भारतीय जब अमेरिका का शेयर खरीदता हूं ना, मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता। FI अब जब इंडिया का शेयर खरीदता है उसको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर मुझे S&P का 10% बनाना है तो मुझे अब इंडिया में बराबर बनाने के लिए 12 बनाना पड़ेगा, टैक्स के बाद 10 होता है। पहली दिक्कत। तो FI वो सोचता है। दूसरी चीज़ FI सोचता है कि करेंसी आपकी डिप्रिशिएट होगी 4%। तो करेंसी डिप्रिसिएशन के लिए मुझे अब 16% तक चाहिए। अब चूंकि आप ही ने कहा कि आपको भी मैं कहूँ अफ्रीका में इन्वेस्ट करने के लिए आपको प्रीमियम चाहिए, FI को कम से कम 4 पॉइंट प्रीमियम चाहिए। एग्रीगेट बाजार के लेवल पे आज के दिन FI को आप अगर रुपए में 20 से 22% नहीं बना के देंगे, S&P में वो ज़्यादा पैसे बनाएगा। सुनने में मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था ये आशीष, कल मैं बताऊं आपको। और उन्होंने देखिए मुझे ना ऐसे इंटरव्यूज़ करने में मज़ा आता है जिसमें जिनको मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वो भी पूरी तैयारी के साथ आए हो। और गुड टू ग्रेट, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सब को कैसे हमने जोड़ा है इन्वेस्टिंग में, वो उसके लिए बहुत अच्छी एक आपको सुनने को मिलेगी। इसका एक आज हम इसको पूरा प्ले करने वाले हैं। वो टीज प्लेट अगर रेडियो तो प्ले कर दीजिए। आज 1 बजे सुनिए इस पूरी कॉन्वर्सेशन को। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। एक अंश था उसका, एक और अभी छोड़ता नहीं, एक और अंश। अजय शर्मा साहब का ये भी मानना है कि IT कंपनियों के लिए आने वाला वक्त बड़े बदलावों का होगा। खासकर भारतीय कंपनियों के लिए काफी चैलेंजिंग माहौल हो सकता है। उन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में इस चर्चा में कहा कि AI से क्रांतिकारी बदलाव आगे आने हैं और ये हमारी IT कंपनियों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। सुनिए। अगर AI इज दैट डिसरप्टिव, मेरे पास आज उसका जवाब नहीं है, लेकिन 250 बिलियन की रेवेन्यू पे 800 बिलियन का मल्टीप्लायर इफेक्ट है इंडिया में, विच इज 20% ऑफ GDP। अगले 18 महीने से 24 महीने में AI में बहुत नौकरियां आएंगी। ओके। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर लिखने की जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर ही करेगा, तो क्या आपको 30-40 लाख लोगों की जरूरत है होगी? हाँ। कि 10 लाख लोगों की जरूरत है और 5 लाख AI एजेंट्स की जरूरत है? आज मेरे पास उसका जवाब नहीं है, मेरे पास सवाल हैं। लेकिन अगर कोई कोडैक मोमेंट है इंडिया में, यहां मुझे रिस्क लगती है स्ट्रक्चरली। बहुत अनसर्टनिटी है भाई साहब। कैसे इंडियन IT अपने आप को इस बदलते एनवायरनमेंट में प्लेस कर पाएगी, ये देखना होगा। आवाज़ की बजट कवरेज के लिए बहेती साहब आए हुए थे पुणे से हमारे यहाँ ऑफिस। बहेती साहब ने भी AI के चलते, क्योंकि अब कोड लिखना बड़ा इजी हो गया है, टीम साइज रिड्यूस कर दिया है। बहेती साहब ये सब हो रहा है ना? जी आशीष जी, हमने तो काफी टीम साइज रिड्यूस किए और जिस हिसाब से AI के यूज से बहुत कंपैरेटिवली इजी बन रहा है कोड राइटिंग। जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं एक ब्लैक-शोल फॉर्मूला ऑप्शन प्राइसिंग का उसको C++ या C# में लिखता था तो कम से कम 70-80 लाइन्स के कोड बनते थे। वही पाइथन में 8 लाइन का हो गया और अब वही डीप सीक और में मेरे को और भी कम स्पेस लग रहा है, मतलब 4 लाइन में वो वैल्यूएशन हम कर पा रहे हैं। लीजिए भाई साहब, ये सब डिस्ट्रप्शंस हैं जिसके लिए इंडियन IT को भी तैयारी करनी है, ब्रेसअप करना है। इसीलिए शायद अजय जी उस स्पेस को लेके कॉशियस हैं। इंटरव्यू